लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वैशाली की नगर वधू का भाग प्रवेश मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुजफ्फरपुर से पश्चिम की ओर जो पक्की सड़क जाती है उस पर मुजफ्फरपुर से लगभग 18 मील दूर वैसौड़ नामक एक बिल्कुल छोटा सा गांव है। उसमें अब 30-40 घर भूमिहार ब्राह्मणों के और कुछ गिनती के घर क्षत्रियों के बच रहे हैं। गांव के चारों ओर कोसों तक खंडहर टीले और पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां ढेर की ढेर मिलती हैं, जो इस बात की याद दिलाती हैं कि कभी यहाँ कोई बड़ा भारी समृद्ध नगर बसा रहा होगा। वास्तव में वहाँ अब से कोई 2500 वर्ष पूर्व एक विशाल नगर बसा था, आजकल जिसे गंडक कहते हैं। उन दिनों उसका नाम सिही था। आज ये नदी यद्यपि इस गांव से कई कोस उत्तर की ओर हटकर बह रही है, किंतु उन दिनों ये दक्षिण की ओर इस वैभवशालिनी नगरी के चरणों को चूमती हुई दिधिवारा के निकट गंगा में मिल गई थी। इस विशाल नगरी का नाम वैशाली था। ये नगरी अति समृद्ध थी। उसमें 7,777 प्रासाद, 7,777 कूटागार, 7,777 आराम और 7,777 पुष्करणियां थीं। धन जन से परिपूर्ण ये नगरी तब अपनी शोभा की समता नहीं रखती थी। ये लिच्छवियों के वज्जी संघ की राजधानी थी। विदेह राज्य टूटकर ये वज्जी संघ बना था। इस संघ में विदेह, लिच्छवी, क्षात्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव ये 8 कुल सम्मिलित थे, जो अष्टकुल कहलाते थे। इनमें प्रथम 4 प्रधान थे। विदेहों की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की वैशाली, क्षात्रिकों की कुंडपुर और वज्जियों की कोल्लाग्ग थी। वैशाली पूरे संघ की राजधानी थी। अष्टकुल के संयुक्त लिच्छवियों का ये संघव्रात संकरों का संघ था और इनका ये गणतंत्र पूर्वी भारत में तब एकमात्र आदर्श और सामर्थ्यवान संघ था, जो प्रतापी मगध साम्राज्य की उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामरिक बाधा थी। नगरी के चारों ओर काठ का तिहरा कोट था, जिसमें स्थान स्थान पर गोपुर और प्रवेश द्वार बने हुए थे। गोपुर बहुत ऊंचे थे और उन पर खड़े होकर मीलों तक देखा जा सकता था। प्रहरी गण हाथों में पीतल के तूर्य ले इन्हीं पर खड़े पहरा दिया करते थे। आवश्यकता होते ही वे उन्हें बजाकर नगर को सावधान कर देते और प्रतिहार तुरंत नगर रक्षकों को संकेत कर देते। इसके बाद आनन फानन सैनिक हलचल नगर के प्रकोष्ठों में दिखने लगती थी। सहस्त्रों भीमकाय योद्धा लोहवर्म पहने, शस्त्र सज्जित, धनुष बाण लिए, खड्ग चमकाते, चंचल घोड़ों को दौड़ाते प्राचीर के बाहरी भागों में आ जुटते थे। वज्जी संघ का शासन एक राज परिषद करती थी, जिसका चुनाव हर 7वें वर्ष उसी अष्टकुल में से होता था। निर्वाचित सदस्य परिषद में एकत्र होकर वज्जी चैत्यों, वज्जी संस्थाओं और राज्य व्यवस्था का पालन करते थे। शिल्पियों और सेठियों के नगर में पृथक संघ थे। शिल्पियों के संघ श्रेणी कहाते थे और प्रत्येक श्रेणी का संचालन उसका जेठक करता था। जल, थल और अट्टवी के नियामकों की श्रेणियां पृथक थीं। नगर में श्रेणियों के कार्यालय और निवास पृथक पृथक थे। बाहरी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी पृथक पृथक हट्टियों में हुआ करता था, परंतु श्रेणियों का माल अंतरायण में बिकता था। सेठियों के संघ निगम कहाते थे। सब निगमों का प्रधान नगर सेठी कहाता था और उसकी पद मर्यादा राजनीतिक और औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। वत्स, कौशल, काशी और मगध साम्राज्य से घिरा रहने तथा श्रावस्ती से राजगृह के मार्ग पर अवस्थित रहने के कारण ये स्वतंत्र नागरिकों का नगर उन दिनों व्यापारिक और राजनीतिक संघर्षों का केंद्र बना हुआ था। देश देश के व्यापारी, जौहरी, शिल्पकार और यात्री लोगों से ये नगर सदा परिपूर्ण रहता था। श्रेष्ठी चत्वर में, जो यहाँ का प्रधान बाजार था, जौहरियों की बड़ी बड़ी कोठियां थीं, जिनकी व्यापारिक शाखाएं समस्त उत्तराखंड से दक्षिणापथ तक फैली हुई थीं। सुदूर पतित्थान से माहिष्मती, उज्जैन, गोनर्द, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होकर
पहाड़ की तराई के रास्ते सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हस्तिग्राम और भंडग्राम के मार्ग से बड़े बड़े सार्थवाह वैशाली से व्यापार स्थापित किए हुए थे। पूर्व से पश्चिम का रास्ता नदियों द्वारा था। गंगा में सहजाती और यमुना में कोशाम्बी पर्यंत नावें चलती थीं। वैशाली से मिथिला के रास्ते गांधार को, राजगृह के रास्ते सौवीर को तथा भरुकच्छ के रास्ते बर्मा को और पतित्थान के रास्ते बेबीलोन तथा चीन तक भी भारी भारी सार्थवाह जल और थल पर चलते रहते थे। ताम्रपर्णी, स्वर्णद्वीप, यव द्वीप आदि सुदूर पूर्व के द्वीपों का यातायात चंपा होकर था। श्रेष्ठी चत्वर में बड़े बड़े दुकानदार स्वच्छ परिधान धारण किए, पान की गिलौरियां कल्लों में दबाए हंस हंसकर ग्राहकों से लेन देन करते थे। जौहरी पन्ना, लाल, मूंगा, मोती, पुखराज, हीरा और अन्य रत्नों की परीक्षा तथा लेन देन में व्यस्त रहते थे। निपुण कारीगर अनगढ़ रत्नों को शान पर चढ़ाते, स्वर्णाभरणों को रंगीन रत्नों से जड़ते और रेशम की डोरियों में मोती गूंथते थे। गंधी लोग केसर के थैले हिलाते, चंदन के तेल में गंध मिलाकर इत्र बनाते थे, जिनका नागरिक खुला उपयोग करते थे। रेशम और बहुमूल्य महीन मलमल के व्यापारियों की दुकान पर बेबीलोन और फारस के व्यापारी लंबे लंबे लबादे पहने भीड़ की भीड़ पड़े रहते थे। नगर की गलियां सकरी और तंग थीं और उनमें गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी थीं, जिनके अंधेरे और विशाल तहखानों में धन कुबेरों की अतुल संपदा और स्वर्ण रत्न भरे पड़े रहते थे। संध्या के समय सुंदर वाहनों, रथों, घोड़ों, हाथियों और पालकियों पर नागरिक नगर के बाहर सैर करने राजपथ पर आ निकलते थे। इधर उधर हाथी झूमते बढ़ा करते थे और उनके अधिपति रत्नाभरणों से सज्जित अपने दासों तथा शरीर रक्षकों से घिरे चला करते थे। दिन निकलने में अभी देर थी। पूर्वी की ओर प्रकाश की आभा दिखाई पड़ रही थी। उसमें वैशाली के राजप्रासादों के स्वर्ण कलशों की धूमिल स्वर्ण कांति बड़ी प्रभावोत्पादक दीख पड़ रही थी। मार्ग में अभी अंधेरा था। राजप्रासाद के मुख्य तोरण पर अभी प्रकाश दिख रहा था। पार्श्व के रक्षागृहों में प्रहरी और प्रतिहार पड़े सो रहे थे। तोरण के बीचों बीच एक दीर्घकाय मनुष्य भाले पर टेक दिए ऊँघ रहा था। धीरे धीरे दिन का प्रकाश फैलने लगा। राजकर्मचारी और नागरिक इधर उधर आने जाने लगे। किसी किसी हर्म से मृदुल तंतुवाद्य की झंकार के साथ किसी आरोह अवरोह की कोमल तान सुनाई पड़ने लगी। प्रतिहारों का एक नया दल तोरण पर आ पहुंचा। उसके नायक ने आगे बढ़कर भाले के सहारे खड़े ऊँघते मनुष्य को पुकार कर कहा, सावंत महानामन, सावधान हो जाओ और घर जाकर विश्राम करो। महानामन ने सजग होकर अपने दीर्घकाय शरीर का और भी विस्तार करके एक जोर की अंगड़ाई ली और तुम्हारा कल्याण हो नायक कहकर वो अपना भाला पृथ्वी पर टेकता हुआ तृतीय तोरण की ओर बढ़ गया। सप्तभूमि राजप्रासाद के पश्चिम की ओर प्रासाद का उपवन था, जिसकी देखरेख नायक महानामन के ही सुपुर्द थी। यहीं वो अपनी प्रौढ़ा पत्नी के साथ 38 वर्ष से अकेला एक रस आंधी पानी सर्दी गर्मी में रहकर गण की सेवा करता था। अभी भी वो नींद में ऊँघता हुआ झूम झूम कर चला जा रहा था। अभी प्रभात का प्रकाश धूमिल था। उसने आगे बढ़कर आम्रकुंज में एक आम्र वृक्ष के नीचे एक श्वेत वस्तु पड़ी रहने का भान किया। निकट जाकर देखा, एक नवजात शिशु स्वच्छ वस्त्र में लिपटा हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। आश्चर्यचकित होकर महानामन ने शिशु को उठा लिया। देखा कन्या है। उसने कन्या को उठाकर हृदय से लगाया और अपनी स्त्री को वो कन्या देकर कहा, देखो आज इस प्रकार हमारे जीवन की एक पुरानी साध मिटी। और वो उसी आम्रकानन में उस एकाकी दंपति की आंखों के आगे शशि किरण की भांति बढ़ने लगी। उसका नाम रखा गया अम्बपाली, उसी आम्र वृक्ष की स्मृति में जहां से उसे पाया गया था। 11 बरस बाद वैशाली के उत्तर पश्चिम 25-30 कोस पर अवस्थित एक छोटे से ग्राम में एक वृद्ध अपने घर के द्वार पर प्रातःकाल के समय दातुन कर रहा था। पैरों की आहट सुनकर उसने पीछे की ओर देखा।
चंपक पुष्प की कली के समान 11 वर्ष की एक अति सुंदरी बालिका, जिसके घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे, दौड़ती हुई बाहर आई और वृद्ध को देखकर उससे लिपटने के लिए लपकी, किंतु पैर फिसलने से गिर गई, गिरकर रोने लगी। वृद्ध ने दातुन फेंक दौड़कर बालिका को उठाया, उसकी धूल झाड़ी और उसे हृदय से लगा लिया। बालिका ने रोते रोते कहा, बाबा, देखा है तुमने रोहण का वो कंचुक? वो कहता है तेरे पास नहीं है ऐसा। वैशाली की सभी लड़कियां वैसा ही कंचुक पहनती हैं। मैं भी वैसा ही कंचुक लूंगी बाबा। वृद्ध की आंखों में पानी और होठों पर हास्य आया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, मैं तुझे वैशाली से वैसा ही कंचुक मंगा दूंगा बेटी। पर बाबा, तुम्हारे पास दम्म कहाँ है? वैसा बढ़िया चमकीला कंचुक 6 दम्म में आता है, जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूं। वृद्ध की भ्रिकुटी कुंचित हुई और ललाट पर चिंता की रेखा पड़ गई। वृद्ध की पत्नी को मरे 8 साल बीत चुके थे। उसके बाद कन्या की परिचर्या में बाधा पड़ती देख सावंत महानामन राज सेवा त्याग कर अपने ग्राम में आ कन्या की सेवा शुश्रूषा में अबाध रूप से लगे रहते थे। अम्बपाली को उन्होंने इस भांति पाला था जैसे पक्षी चुग्गा देकर अपने शिशु को पालता है। अब उनकी छोटी सी कमाई की क्षुद्र पूंजी यत्न से खर्च करने पर भी समाप्त हो गई थी। यहाँ तक कि पत्नी की स्मृति रूप जो 2-4 आभरण थे, वे भी एक एक करके उसकी उदर गुहा में पहुंच चुके थे। अब आज जैसे उसने देखा, उसके प्राणों की पुतली ये बालिका जीवन में आगे बढ़ रही है, उसकी अभिलाषाएं जागृत हो रही हैं और भी जागृत होंगी। यही सोचकर वृद्ध महानामन चिंतित हो उठे, किंतु उन्होंने हंसकर तड़ातड़ 3-4 चुंबन बालिका के लिए और गोद से उतार कर कहा, वैसा ही बढ़िया कंचुक ला दूंगा बेटी। बालिका खुश होकर तितली की भांति घर में भाग गई और वृद्ध की आंखों से 2-3 बूंद गर्म आंसू टपक पड़े। वे चिंतित भाव से बैठकर सोचने लगे, एक बार फिर वैशाली चलकर पुरानी नौकरी की याचना की जाए। वृद्ध का बाहुबल थक चुका था, किंतु क्या किया जाए? कन्या का विचार सर्वोपरि था, परंतु वृद्ध के चिंतित होने का केवल यही कारण न था। लाख वृद्ध होने पर भी उसकी भुजा में बल था, बहुत था, पर उसकी चिंता थी बालिका का अप्रतिम सौंदर्य। सहस्त्राधिक बालिकाएं भी क्या उस पारिजात कुसुमतुल्य कुंद कलिका के समान हो सकती थीं? किस पुष्प में इतनी गंध, कोमलता और सौंदर्य था? उन्हें भय था कि वज्जियों के उस विचित्र कानून के अनुसार उनकी कन्या विवाह से वंचित करके कहीं नगरवधु न बना दी जाए। वज्जी गणतंत्र में ये विचित्र कानून था कि उस गणराज्य में जो कन्या सर्वाधिक सुंदरी होती थी, वो किसी एक पुरुष की पत्नी न होकर नगरवधु घोषित की जाती थी और उस पर संपूर्ण नागरिकों का समान अधिकार रहता था। उसे जनपद कल्याणी की उपाधि प्राप्त होती थी। कन्या के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर वृद्ध महानामन वास्तव में इसी भय से राजधानी छोड़कर भागे थे, जिससे किसी की दृष्टि बालिका पर न पड़े। पर अब उपाय न था। महानामन ने एक बार फिर वैशाली जाने का निर्णय किया। फागुन बीत रहा था। वैशाली में संध्या की दिए जल गए थे। नागरिक और राजपुरुष अपने अपने वाहनों पर सवार घरों को लौट रहे थे। रंग बिरंगे वस्त्र पहने बहुत से स्त्री पुरुष इधर से उधर आ जा रहे थे। धीरे धीरे ये चहल पहल कम होने लगी और राजपथ पर अंधकार बढ़ चला। नगर के दक्षिण प्रांत में मध्य की एक दुकान थी। दुकान में दिया जल रहा था। उसके धीमे और पीले प्रकाश में बड़े बड़े मध्य पात्र कांपते से प्रतीत हो रहे थे। बूढ़ा दुकानदार बैठा ऊँघ रहा था। सड़कें अभी से सूनी हो चली थीं। अब कुछ असमृद्ध लोग ही इधर उधर आ जा रहे थे, जिनमें मछुए, कसाई, माझी, नाई, कम्मकार आदि थे। वास्तव में इधर इन्हीं की बस्ती अधिक थी। वृद्ध महानामन बालिका की उंगली पकड़े एक दुकान के आगे आ खड़े हुए। वे बहुत थक गए थे और बालिका उनसे भी बहुत अधिक। महानामन ने थकित किंतु स्नेह भरे स्वर में कहा, अंत में हम आ पहुंचे बेटी। क्या यही नगर है बाबा? कहाँ? वैसे कंचुक यहाँ कहाँ बिकते हैं? ये उपनगर है। नगर और आगे है, परंतु आज रात हम यहीं कहीं विश्राम करेंगे।
अब हमें चलना नहीं होगा, तुम तनिक यहीं बैठो बेटी। ये कहकर वृद्ध महानामन और आगे बढ़कर दुकान के सामने आ गए। महानामन का कंठ स्वर सुनकर बूढ़ा दुकानदार ऊंघ से चौंक उठा था। अब उसने उन्हें सामने खड़ा देखकर कहा, हाँ हाँ, मेरी दुकान में सब कुछ है, क्या चाहिए? कैसा पान करोगे? दाखा, लाजा, गौड़िए, माधविक, मेरे? फिर उसने घूर कर वृद्ध महानामन को अंधकार में देखा और उसे एक दीन भिक्षुक समझकर कहा, किंतु मित्र, मैं उधार नहीं बेचता। दम या कहाँ पाण पास हो तो निकालो। वृद्ध महानामन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा कल्याण हो नागरिक, परंतु मुझे पान नहीं, आश्रय चाहिए। मेरे साथ मेरी बेटी है, हम लोग दूर से चले आ रहे हैं। यहाँ कहीं निकट में विश्राम मिलेगा? मैं शुल्क दे सकूंगा। बूढ़े दुकानदार ने संदेह से महानामन को देखते हुए कहा, शुल्क तुम दे सकते हो? सो तो है, परंतु भाई तुम हो कौन? जानते हो, वैशाली में बड़े बड़े ठग और चोर दस्यु नागरिक का वेश बनाकर आते हैं। वैशाली की संपदा ही ऐसी है भाई। मैं सब देखते देखते बूढ़ा हुआ हूं। वो और भी कुछ कहना चाहता था, परंतु इसी समय दो तरुण बातें करते करते उसकी दुकान पर आ खड़े हुए। बूढ़े ने सावधान होकर दीपक के धुंधले प्रकाश में देखा। दोनों राजवर्गीय पुरुष हैं। उनके वस्त्र और शस्त्र अंधेरे में भी चमक रहे थे। बूढ़े ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, श्रीमानों को क्या चाहिए? गौड़िए, माधविक, दाखा? अरे पहले दस्यु की बात कह, कहाँ है दस्यु, बोल। आगंतुक में से एक तरुण ने अपना खड्ग हिलाते हुए कहा। बूढ़े की घिघी बंध गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, दस्यु की बात कुछ नहीं श्रीमान, ये बूढ़ा ग्रामीण कहीं से आकर रात भर के लिए विश्राम खोजता है। मुझे भय है। नहीं नहीं श्रीमान, मैं कभी भय नहीं करता, किसी से भी नहीं, परंतु मुझे संदेह हुआ, कौन जाने कौन है ये। महाराज, आप तो देखते ही हैं कि वैशाली का महावैभव यहाँ बड़े बड़े दस्युओं को खींच लाता है। बकबक मत कर बूढ़े, उसी तरुण ने खड्ग चमकाते हुए कहा। उन सब दस्युओं को मैं आज ही पकड़ूंगा। ला माधविक दे। दोनों आगंतुक अब आसनों पर बैठ गए। बूढ़ा चुपचाप मद्य ढालने लगा। अब आगंतुक ने महानामन की ओर देखा, जो अभी चुपचाप अंधेरे में खड़े थे। अम्बपाली थक कर घुटनों पर सिर रखकर सो गई थी। दीपक की पीत प्रभा उसके पीले मुख पर खेलती हुई काली अलकावलियों पर पड़ रही थी। तरुण आगंतुक ने महानामन को सिर से पैर तक देखा और फिर अम्बपाली पर जाकर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। उसने वृद्ध महानामन से कहा, बूढ़े कहाँ से आ रहे हो? दूर से। साथ में ये कौन है? मेरी बेटी है। बेटी है? कहीं से उड़ा तो नहीं लाए हो? यहाँ वैशाली में ऐसी सुंदर लड़कियों के खूब दाम उठते हैं, कहो बेचोगे? वृद्ध महानामन बोले, नहीं। क्रोध से उनके नथुने फूल उठे और होठ संपुटित हो गए। वो निश्चल खड़े रहे। कहने वाले ने वो सब नहीं देखा। उसके होठों पर एक हास्य नाच रहा था। दूसरा साथी माधवी पी रहा था। पात्र खाली करके अब वो बोला। उसने हंसकर साथी से कहा, क्यों, ब्याह करोगे? दूसरा ठहाका मारकर हंसा, नहीं नहीं, मुझे एक दासी की आवश्यकता है, छोटी सी एक सुंदर दासी। वो फिर महानामन की ओर घूमा। महानामन धीरे धीरे वस्त्र के नीचे खड्ग खींच रहा था। देखकर आगंतुक चौंका। वृद्ध महानामन ने शिष्टाचार से सिर झुकाया। उसने कहा, नायक, तुम्हारे इस राज परिच्छद का मैं अभिवादन करता हूं। तुम्हें मैं पहचानता नहीं। तुम कदाचित मेरे मित्र के पुत्र, पौत्र अथवा नाती होगे। अब से 11 वर्ष पूर्व मैं भी एक सेना का नायक था। यही राज परिच्छद जो तुम पहने हो, मैं पूरे 42 साल तक पहन चुका हूं। उसकी मर्यादा मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी जानो। इसके लिए मुझे तुम्हारे प्रस्ताव का उत्तर इस खड्ग से देने की आवश्यकता हो गई, जो अब पुराना हो गया और इन हाथों का अभ्यास और शक्ति भी नष्ट हो गई है, परंतु कोई हानि नहीं। आयुष्मान, तुम खड्ग निकालो और तनिक कष्ट उठाकर आगे बढ़कर उधर मैदान में आ जाओ। यहां लड़की थककर सो गई है, ऐसा न हो शस्त्रों की झनकार से वो जग जाए। तरुण मध्यपात्र हाथ में ले चुका था। अब वृद्ध महानामन की ये अतर्कित वाणी सुन उसने हाथ का मध्यपात्र फेंक
खड्ग निकाल लिया और उछलकर आगे बढ़ा। तरुण का दूसरा साथी कुछ प्रौढ़ था। उसने हाथ के संकेत से साथी को रोककर आगे बढ़कर बूढ़े से कहा, यदि आप कभी वैशाली की राजसेना में नायक रह चुके हैं तो आपको नायक चंद्रमणि का भी स्मरण होगा। चंद्रमणि? निस्संदेह, वे मेरे परम सुहृद थे। नायक चंद्रमणि क्या अभी हैं? महानामन ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा। हैं, ये तरुण उन्हीं का पुत्र है। आपका नाम क्या है भंते? महानामन ने खड्ग कोश में रख लिया, कहा, मेरा नाम महानामन है। यदि ये आयुष्मान मित्रवट चंद्रमणि का पुत्र है तो अवश्य ही इसका नाम हर्षदेव है। युवक ने धीरे से अपना खड्ग वृद्ध के पैरों में रखकर कहा, मैं हर्षदेव ही हूं भंते, मैं आपका अभिवादन करता हूं। वृद्ध ने तरुण को छाती से लगाकर कहा, अरे पुत्र, मैंने तो तुझे अपने घुटनों पर बैठा कर खिलाया है। आह, आज मैं बड़भागी सिद्ध हुआ। नायक के दर्शन हो सकेंगे तो? अवश्य, पर अब वे हिलडुल नहीं सकते, पक्षाघात से पीड़ित हैं। भंते, किंतु आप मुझे क्षमा कीजिए। इसकी कुछ चिंता न करो आयुष्मान, तो मैं कल प्रातःकाल मित्र चंद्रमणि से मिलने आऊंगा। कल? नहीं नहीं, अभी। मैं अच्छी तरह जानता हूं आप थके हुए हैं, और वो बालिका, कैसी लज्जा की बात है भंते, मैंने गुरुतर अपराध। वृद्ध ने हंसते हंसते युवक को फिर छाती से लगाकर उसका क्षोभ दूर किया और कहा, वो मेरी कन्या अम्बपाली है। मैं समझ गया भंते, पितृकरण ने बहुत बार आपके विषय में चर्चा की है। चलिए अब घर, रात्रि आप यूं राजपथ पर व्यतीत न करने पाएंगे। महानामन ने और विरोध नहीं किया। बालिका को जगाकर दोनों तरुणों के साथ उन्होंने धीरे धीरे नगर में प्रवेश किया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वैशाली की नगर वधू का भाग प्रवेश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।